वंश के विषय में हम लोग टोटल जान जाते हैं, समझ लेते हैं उनके जितने भी शासक उस गुलाम वंश में थे उनके बारे में। चाहे लंबी वीडियो हो सकती है, इसे आप लोग ध्यान से समझना। अब आपको दिल्ली सल्तनत काल का ये किसने कहा था कि ये दिल्ली सल्तनत काल है, ये भी आपको समझना होगा। क्योंकि जो गुलाम वंश का जितने भी शासक थे, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मशुक शाह, नसरुद्दीन शाह, बलवन, कैकुवार और क्यूमर्स, ये इतने जो 10 आपको शासक दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसने दिल्ली सल्तनत काल का स्थापना किसी ने किया था? कैसे किया था? क्योंकि वो राजधानी लेकर आया दिल्ली में, तब वो हो गया था दिल्ली सल्तनत काल। अब हम आपको इस पिछले वीडियो में आपको बता चुकी थी, उसमें मैं आपको गुलाम वंश के बारे में बता चुकी थी कि ये गुलाम वंश में जो इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये कौन है। तो ये इसके बारे में आपको बताई थी कि ये कौन है। तो ये गौरी, जो मोहम्मद गौरी है, इस मोहम्मद गौरी का ये गुलाम है, और गुलाम के साथ साथ ये उसका दामाद भी है। और ये तब दिल्ली में आकर के बस गया था। ये क्या किया था? दिल्ली में आकर के बस गया था, इसको बसा दिया गया था। जब गौरी की मृत्यु हो जाती है, कब? 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है, तब ये यहाँ से गुलाम वंश स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि गुलाम वंश के संस्थापक यही कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। तो गुलाम वंश का जो समय काल था 1206 से लेकर के 1290 तक टोटल इसका समय काल चला था। तो हम लोग पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में समझ लेते हैं। इसका समय काल कितना था? ये 1206 से लेकर के 1210 तक टोटल इसका समय काल चल रहा था। ठीक है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में आपको बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि इसका बार बार कुतुबुद्दीन ऐबक कहने से अच्छा है कि मात्र एक बार ऐबक के बारे में कहूँगी तो आप लोग समझ जाना। अब हमें ध्यान से समझना होगा कि जो गुलाम वंश है, कौन वंश? गुलाम वंश। इस गुलाम वंश का जो समय काल था कितना था? क्या इसका समय काल चल रहा था? 1206 से लेकर के, आप लोग ध्यान में रखना, ये जो लिख रही हूँ यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप लोग ध्यान से इसे पढ़ना। 1206 से लेकर के 1290 तक इसका समय काल है सिर्फ गुलाम वंश का। ये गुलाम वंश के खत्म होने के बाद आ जाएगा खिलजी वंश। कौन वंश आ जाएगा? खिलजी वंश। इस दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंशज आते हैं, जिनमें से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 वंश के विषय में आपको पूरे अच्छी तरीके से समझना होगा। कहा जाता है कि एक बार ना आप 4 बार पढ़िए किसी चीज़ को। एक बार देख लिए, आप पढ़ते हो, बाद में इसे मतलब एक बार देखते भी नहीं हो। अगर आप अपनी कॉपी उठा करके एक बार दोबारा तिबारा अगर नहीं देखते हो तो पढ़ने से अच्छा है कि न पढ़ो। एक ही दुख रहेगा कि हमने न पढ़ा। आज जब आप पढ़ के भी अगर भूल जाओगे या उसे दोबारा न देखोगे, कहोगे कि मैं तो पढ़ा हूँ लेकिन भूल गया हूँ, तो आपके अंदर दुख हो जाएगा, कष्ट होगा। इसलिए वो कष्ट को झेलने से अच्छा है कि भैया आप 1 बार 2 बार 3 बार किसी चीज़ को रिवाइज कर लो। आपको पता है कि जो आपका ये बीपीएससी का फॉर्म नोटिफिकेशन आने वाला है, आपका जुलाई में आ जाएगा। उसके बाद आपको 2-3 महीने में पेपर देना होगा, फिर कैसे होगा? इसलिए आपको कंप्लीट बहुत ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ ज़रूर पूछेगा उसमें, क्योंकि उसमें डीपली पूछता है। बहुत ध्यान में आप भी रखना किसी चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। अगर संस्थापक के विषय में पूछेगा तो आप किसके बारे में बताओगे? तो ऐबक के बारे में बताना। ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? ऐबक था, ठीक है। ऐबक ने गुलाम वंश की राजधानी कहाँ बनाया था? अगर राजधानी की बात पूछे, राजधानी के बारे में पूछे तो ये कहाँ बनाया था? तो इसने अपना लाहौर में बनाया था। कहाँ? लाहौर में। अब बताइए, जब इसने अपनी राजधानी ही लाहौर में बना दिया तो क्या हम दिल्ली सल्तनत काल कह सकते हैं? इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने अपनी राजधानी ले जा करके कहाँ बना दिया था? लाहौर में बना दिया था। इसके बाद पूछेगा कि इस ऐबक का सेनापति कौन था? सेनापति
तो सेनापति अगर पूछता है तो ये बख्तियार खिलजी था, बख्तियार, ठीक है, बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी था। ये बख्तियार खिलजी ने 1199 में, आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। आज नालंदा विश्वविद्यालय फिर से स्टार्ट और तैयार हो गया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगे हैं। तो सेनापति कौन था? ऐबक का बख्तियार खिलजी, ठीक है। अब इसका अगर गुरु पूछे कि ऐबक का गुरु कौन था, गुरु, अगर गुरु पूछता है तो आप लोग बख्तियार काकी कहना, बख्तियार काकी, इसके काकी कहना, बख्तियार काकी था। खिलजी और काकी में अंतर समझना। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और बख्तियार काकी ने इसके गुरु थे। लेकिन बख्तियार काकी का कहना था कि आप मार काट में बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हो, तो देखिए ऐबक जी, आप मुझे अपना गुरु न मानिए। ये कौन थे बख्तियार काकी? तो ये थे किसके शिष्य थे? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, क्योंकि ये आए हुए थे उन्हीं के साथ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के हिंदू धर्म में जैसे गुरु माने जाते हैं, उसी तरीके से उन्हें भी गुरु माना जाता था इस्लाम धर्म का। जैसे मौलाना या कुछ भी, तो उन्हें गुरु माना जाता था। इस्लाम धर्म के वो लोग थे। उनको अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर बहुत पसंद था। हैं? क्या पसंद था? अजमेर बहुत पसंद था। तो अब ये जो ऐबक था, ऐबक इनसे बख्तियार काकी से बहुत प्रभावित हुआ था, इनसे बहुत प्रभावित हुआ था। तो इसने क्या किया कि भवन निर्माण करवाया था। क्या चीज़ का? भवन निर्माण करवाया था। इन्हीं से खूब खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, ये दानवीर था, अभी इसके बारे में बताऊंगी। इसने क्या किया था कि कुतुब मीनार बनवाया था। क्या बनवाया था? कुतुब मीनार बनवाया था, ठीक है। इसने क्या बनाया था? कुतुब मीनार बनवाया था। अब इसने और क्या बनवाया था? इसने कुतुब मीनार के बाद इसने क्या बनवाया था? इसने कुब्बत और इस्लामी मस्जिद बनवाया था। कुब्बत और इस्लामी मस्जिद बनवाया था। देखिए, कुब्बत और इस्लामी मस्जिद बनवाया था, ठीक है। अब इसने और क्या बनवाया था? इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये कहाँ है? ये अजमेर में। आपको पता है कि जहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पसंद था अजमेर, उसी अजमेर में इसने क्या किया था? अजमेर में, रुक जाइए, अजमेर में इसने क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। समझ में आ रहा है आपको? अब जब ऐसे इसने क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया, अजमेर में बनवाया था। ये कैसे बनवाया था? तो वहाँ पे अजमेर में एक विद्यालय था, एक संस्कृत यानी पढ़ाने वाला एक विद्यालय था। उस विद्यालय का मरम्मत करके 2.5 दिन में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से आपको पूरा चीज़ समझना ही होगा, ठीक है। क्या समझना होगा? आपको पूरी की पूरी यहाँ की कहानी आपकी इसके बारे में पहले समझ लेना होगा, इसके बाद दूसरे के बारे में आपको जानना होगा। तो इसने भवन निर्माण करवा दिया था। ये आपको दिल्ली में पता है कि सब दिल्ली में है, अजमेर में है, ये आपको पता हो गया होगा। अब हमें जानना है कि इस ऐबक को कहा क्या जाता था। इसको उपाधि भी बहुत मिला था, उपाधि इसको बहुत ज़्यादा। देखिए, इसको कहा जाता था लाख वक्स, लाख वक्स, इसे लाख वक्स यानी इसे लाखों का दाता कहा जाता था। लाखों का दाता, ये लाखों का दाता था, ये बहुत दानवीर था। इसको एक और उपाधि मिला था जिसे इसे हातिम कहा जाता था। हातिम, ये जिस तरीके से भगवान होते हैं वैसे इनको हातिम माना जाता था, ठीक है। इसको एक चीज़ और कहा जाता था, इसको कुरान खान कहा जाता था। कुरान खान। अब आपसे पूछेगा कुरान खान किसे कहा जाता है, लाख वक्स किसे कहा जाता है, हातिम किसे कहा जाता है, तो ये सब ऐबक को कहा जाता है। किसे? ऐबक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऐबक को।
तो ये इसने क्या क्या किया था इसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। अभी आपको अब देखना होगा कि इसके दरबार में एक इतिहासकार थे। मतलब इनके जो दरबार में एक इतिहासकार थे जिनका नाम था मिनहाज। क्या नाम था? मिनहाज। ठीक है, ये मिनहाज ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखा था? इन्होंने क्या लिखा था? इनका नाम क्या था? मिनहाज ने तबेके ए नासरी लिखा था एक किताब। इन्होंने क्या लिखा था? तबेके ए नासरी इन्होंने एक किताब लिखा था। तो ये एक ऐसा व्यक्ति था ऐबक के दरबार में बहुत लोग रहते थे, बहुत दानवीर भी था। इसने कुतुब मीनार भी बनवाया था, इस्लामी मस्जिद भी बनवाया था, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। देखिए अजमेर में इसने युद्ध कर के ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। इसके गुरु के बारे में, इसके सेनापति के विषय में, इसके बारे में आप लोग समझ लिए। अभी ये इसकी अब मृत्यु हो जाती है, यानी इसकी अगर मृत्यु की बात किया जाए तो इसकी मृत्यु कब हो जाती है? तो इसकी 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? तो जहाँ पे इसने राजधानी लाहौर में बनाया था, इस लाहौर में जाकर के इसकी चौगाना खेलते हुए, जो चौगाना होता है, चौगाना खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। चौगाना खेलते हुए इसके लाहौर में मृत्यु हो जाती है। चौगाना का मतलब होता है इसको पोलो खेलते हुए, जिस तरीके से घोड़े पर बैठ करके हॉकी से बॉल को मारा जाता है, वैसे वो खेलते हुए ये गिर गया घोड़े से और इसके घोड़े बहुत सारे इसके गर्दन पे चढ़ गए, इसकी गर्दन टूट गई और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे कौन? इस ऐबक के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ इसके बारे में समझ लिया, ऐबक के बारे में। अब हम समझ लेते हैं आराम शाह के विषय में। हमने किसके विषय में समझ लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। पूरी इसकी घटना आप लोग समझ लिए। इसे लाख बख्श कहा जाता था, इसे लाखों का दाता, इसे हातिम भी कहा जाता था, इसे कुरान खान, क्योंकि इसको कुरान का पूरा ज्ञान हो गया था, इसलिए इसे कुरान खान भी कहा जाता था। क्या चीज़? इसको कुरान खान भी कहा जाता था। ये समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब किसके बारे में देखते हैं? आराम शाह के विषय में। लेकिन आराम शाह को आराम नहीं मिला, इनके पास ज़्यादा समय नहीं था, ये नहीं आराम कर पाए, आकर के गुलाम वंश के शासक नहीं बन पाए। इनको आराम करने के लिए पूरी तरीके से इल्तुतमिश हरा करके, इनको हटा करके अपने स्वयं वहाँ का शासक बन जाता है। कौन बनता है? तो इल्तुतमिश बन जाता है। कौन? इल्तुतमिश बन जाता है। अगर आपसे पूछे कि पहले गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऐबक थे। गुलाम वंश में ऐबक के जो सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी था, गुरु का नाम बख्तियार काकी था। भवन निर्माण इसने करवाया था? हाँ, करवाया था। इसने उपाधि धारण कौन कौन से किया था? लाख बख्श और हातिम और कुरान खान का। इसके दरबार में इतिहासकार थे, हाँ, मिनहाज इतिहासकार थे। हसन निज़ाम इसके दरबार में कवि रहा करते थे, कवि। तो इसके कवि के बारे में, इनके बारे में आप लोगों ने डिटेल में समझ लिया। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इल्तुतमिश के विषय में। टोटल हम लोग किसके बारे में? इल्तुतमिश के विषय में। अब देखिए यहाँ पे अब आता है आराम शाह, तो आराम पूरी तरीके से फरमाने लगा। अब आता है इल्तुतमिश, इसका नाम रहता है इल्तुतमिश। इसके विषय में आपको ज़्यादातर जानना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि ये क्या है कि ये जो तुर्क, ये भी तुर्क का था। ये जो ऐबक था ये तुर्क का शासक था, यानी तुर्क से आया हुआ था। तो उत्तर भारत में पहला तुर्क शासक कौन आया था? तो उसका नाम था ऐबक। लेकिन बाद में वास्तविक संस्थापक इस गुलाम वंश का कौन बना था? तो ये इल्तुतमिश बना था। वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश बना था। ठीक है, अब इसने क्या क्या किया था इसके बारे में आपको समझना होगा। इल्तुतमिश ने इसका समय काल कब से कब तक था? तो 1210 में जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो 1210 से लेकर के 1236 तक
इसका समय काल टोटल चलता है और गुलाम वंश का ये वास्तविक संस्थापक रहता है, वास्तविक ये संस्थापक रहता है। ठीक है, कैसा संस्थापक? वास्तविक संस्थापक रहता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कहना था कि जो भी हम काम करेंगे इस काम को हम बहुत ध्यान से और बहुत पढ़े लिखे लोगों को बुला करके तब हम करेंगे। देखिए, इसने खातिमा लिया था, यानी कि जैसे राज सिंहासन पे जाने के लिए राज तिलक होता है, बैठने के लिए राज सिंहासन पे हिंदुओं में, वैसे उसी तरीके से इसने खातिमा लिया था, इसने खलीफा लिया था कि हम जा कर के हम यहाँ का शासक बने। क्योंकि जब ये गुलाम वंश का संस्थापक जो पहला था, जिसका नाम था ऐबक, ऐबक ने ये काम नहीं किया था कि हम यहाँ का शासक हैं। वो गुलाम था और गुलाम वंश का बन करके रह गया था। वो गौरी का गुलाम था और गुलाम ही बन के मर भी गया। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश आया, इसने खलीफा ले लिया और मतलब इसने अपने राज सिंहासन, जैसे कहा जाता है, इस तरीके से इसने राज सिंहासन पे अपने बैठा और पूरे तरीके से इसे चलाने लगा। ये वास्तविक संस्थापक बन गया। और ये ज्ञान के मायने में भी था। यालदोज से इसकी एक बार युद्ध होती है, तराइन में इसकी युद्ध होती है। 1215 में यालदोज से युद्ध होता है। क्योंकि जो गौरी था, गौरी के बहुत सारे गुलाम थे। उसी में से कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, उसी में से बख्तियार खिलजी भी था, उसी में से यालदोज भी था। और यालदोज चाहता था कि जैसे ही ऐबक की मृत्यु हो जाती है, हो गई, ऐबक की मृत्यु हो गई, तो यालदोज चाहता था कि यहाँ की राजगद्दी हम संभालें। लेकिन इसी में इल्तुतमिश से हो जाता है युद्ध और ये हरा देता है यालदोज को और अपने यहाँ पे शासन करने लगता है। इस इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इस इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलाम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है और गुलाम वंश का यही वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक यही है। इसके बाद में इसने जैसे कि तुर्क सरदारों के ग्रुप को इकट्ठा किया। कहा कि अब ऐसे नहीं चलने वाला है, हम क्या करते हैं कि जो तुर्क के सरदार हैं, तुर्क सरदार का इसने एक ग्रुप बनाया था। और इस ग्रुप का नाम इसने चालीसा दल कहा था। तो इस चालीसा दल का निर्माण किसने किया था? तो इसी इल्तुतमिश ने चालीसा दल का निर्माण किया था। ये क्या है चालीसा दल? 40 सदस्यों का एक ग्रुप है, 40 लोगों का, 40 पीपल का। ये क्या है? एक ग्रुप है जिसमें ये तुर्क के सदस्य थे, 40 थे और इसने 40 दल को लाया था। इसने कुछ भी मतलब बात करने के लिए या फिर किस तरीके से अपना ये हम चलाएंगे, गुलाम वंश में किस तरीके से हम शासक हैं, कैसे चलाएंगे, पढ़े लिखे को बुला करके ये चालीसा दल का स्थापना किया था। ठीक है, इसने एकता व्यवस्था लाया था। एकता व्यवस्था का मतलब क्या होता है? इसने कहा था कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति आकर के हमारे दरबार में काम करता है उसके लिए हम एकता व्यवस्था लाए हैं। यानी कि हम पैसे नहीं देंगे, उसको हम इसके बदले जमीन देंगे। ठीक है, इसने न्याय करता था। तो न्याय के लिए एक लाल वस्त्र का ये यूज़ किया था। इसने कहा कि हम न्याय करते हैं तो जिसको न्याय चाहिए वो लाल वस्त्र पहन करके आए और उसको न्याय मिलेगा। जो लाल वस्त्र पहन करके आएगा उसको न्याय मिलेगा। ठीक है, जिसको भी चाहिए था वो चला जाता था न्याय के लिए। तो ये एकता व्यवस्था इसने लाया था। जमीन के बदले, पैसे के बदले जमीन देता था हर महीने में। इसने न्याय के लिए लाल वस्त्र का यूज़ किया था और इसने तुर्क सरदार का ग्रुप बनाया था जिसे चालीसा दल कहा जाता है। इस चालीसा दल में 40 लोग शामिल थे। लेकिन ये अपने जीवन काल में ही ये चाहता था कि हम अपना शासन अपने ही किसी को दे दें।
तो अपने मतलब ऐसे कोई इसके चालाक नहीं था, इसलिए इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना। उसका नाम क्या था? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना। अब इसी रजिया सुल्ताना को शासन देने के लिए कहता है, लेकिन चालीसा दल वाले नहीं मानते हैं, तो एक लाल वस्त्र पहन करके जाती है और जब न्याय मांगती है तब जाकर के इसे इल्तुतमिश न्याय देता है और इसे शासक बना देता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने सिक्का चलाया था। सिक्का, चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? टका। तो उस समय इसने चांदी के सिक्के और तांबे का सिक्का, दो सिक्कों को इसने चलाया था। तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? टका। अजिताल कहा जाता था इसके तांबे के सिक्के को। तो ये दो तरीके का सिक्का भी इसने चलाया था। इसने एकता व्यवस्था लाया, इसने चालीसा दल का यूज़ किया था, ये आपको पता होगा। अब हम देख लेते हैं रजिया सुल्ताना के विषय में। अब क्योंकि रजिया सुल्ताना अब यही 1236 से लेकर के इसका समय काल हो जाता है 1240 तक। 1236 से लेकर के 1240 तक रजिया सुल्ताना आती है। कौन आती है? रजिया सुल्ताना। ये रजिया सुल्ताना का समय काल रहता है 1236 से लेकर के 1240 तक, क्योंकि बाद में इसकी 1240 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे आपको रजिया सुल्ताना 1236 से लेकर 1240 तक अब दिखाई यहाँ पे दे रही होगी। अब इसका जो सेनापति था उसका नाम था याकूत। याकूत कौन था? ये याकूत इसका सेनापति था। सेनापति था। लेकिन जो चालीसा दल वाले थे, चालीसा दल वाले इसको पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि एक ये महिला थी, इसलिए इसे कोई पसंद नहीं करता था। इसको कोई पसंद नहीं करता था। चालीसा दल वाले बिल्कुल भी पसंद इसको नहीं करते थे। ये चाहते थे कि इसको हम मरवा दें। बाद में 40 में तो इसको 1240 में मरवा देते हैं सब। अब इसके मतलब इसकी युद्ध होती है किसके साथ? बहराम शाह के साथ इसकी युद्ध होती है। बहराम शाह के साथ इसकी युद्ध होती है। अल्तुनिया इसका पति रहता है। इसके अगर पति पूछा जाए तो अल्तुनिया इसका पति रहता है। और अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना दोनों चले जाते हैं युद्ध के लिए, और वैसे ही बहराम शाह इनको परास्त कर देता है, पराजित कर देता है। और जैसे ही ये आकर के कैथल में आते हैं, कैथल में चालीसा दल वालों के इशारों पर कहा जाता है कि डाकू इसका हत्या कर देते हैं। रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया का हत्या कर देते हैं सब 1240 में। तो रजिया सुल्ताना एक योग्य शासक थी। कैसी शासक थी? एक योग्य शासक थी। शासक कैसी थी? योग्य शासक थी। लेकिन इसको ये महिला होने के कारण ये अयोग्य बन गई, यानी कि इसे कोई पसंद ही नहीं करता था, इसलिए सिर्फ इसको महिला होने के कारण। लेकिन ये एक योग्य शासक थी। समझ में आया आपको? अब ये भी ख़त्म हो जाती है। तो ये रजिया सुल्ताना के बारे में आप लोग समझ गए 1240 तक। इसमें का कुछ आप लोगों को याद करके ही रखना होगा। अब रजिया सुल्ताना के बाद बहराम शाह आता है। कौन? जिससे युद्ध होती है बहराम शाह से। ये बहराम शाह आता है। इसका नाम क्या रहता है? बहराम शाह। ये बहराम शाह का जो समय काल होता है 1240 से लेकर के 1242 तक ये राज करने आता है। कुछ ज़्यादा काम नहीं करता है, इसलिए इसके बारे में आपको उतना जानने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके विषय में क्या आपको बताऊं। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन मशूक शाह आता है। अलाउद्दीन मशूक शाह। अलाउद्दीन मशूक शाह आता है और ये 1242 से लेकर के 1246 तक ये भी रहता है, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा काम नहीं करता है। इसलिए इन दो शासकों के विषय में अगर ना ही जानो तो अच्छी बात है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी से आप लोग कुछ समझ सकते हो। अलाउद्दीन मशूक को हराने के लिए सिर्फ
सिर्फ किसने, जो बलवन था, बलवन एक व्यक्ति था, उसने नसरुद्दीन शाह से को बढ़ावा दिया और अलाउद्दीन मसुक शाह को मरवा दिया। और कौन शासक आकर के बन गया? नसरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह, ये आकर के शासक बन गया। और ये शासक कब तक रहा था? ये 1200 कितने में 46 से लेकर के ये 1266 तक, 65 तक बना था। यानी 1 साल के बाद 66 में आकर के ये बलवन बन जाता है शासक वहाँ का। ठीक है, ये चलाने लगता है अपना आराम से और इसका सेनापति बलवन बन जाता है। और बलवन क्या करता है? बलवन का उल्लुग खान भी नाम रहता है। बलवन का नाम क्या रहता है? उल्लुग खान। बलवन क्या कहता है कि चालीसा दल को तोड़ने के लिए पूरी तरीके से चालीसा दल को तोड़ देता है और इसको भी ख़त्म करके अपने स्वयं शासक बन जाता है। कौन बन जाता है? बलवन। बलवन आकर के अपने स्वयं शासक बन जाता है और ये बन जाता है 1200, इसका সময়काल 1246 नहीं 66 से, सॉरी 66 से लेकर के ये 86 तक बना रहता है। 1266 से 1286 तक इसका সময়काल बलवन का रहता है। अब बलवन जैसे ही आया तो इसने देखा था कि इल्तुतमिश आया था तो इसने इक्ता व्यवस्था लाया। इल्तुतमिश आया था तो उसने क्या और लाया था? उसने चालीसा दल लाया था। अब इस नसरुद्दीन शाह के समय ही धीरे धीरे बलवन ने इस किसको, चालीसा दल को समाप्त करने लगा था। धीरे धीरे समाप्त कर दिया और पूरी तरीके से जैसे ही उसे समाप्त कर दिया, चालीसा दल हो गया समाप्त। चालीसा दल क्या हुआ? समाप्त हो गया। ये अपनी ईरानी व्यवस्था यहाँ पे ला दिया था। मतलब ये बहुत ऐसा नहीं था कि जो पूरे अच्छे से चला सके। युद्ध तो बहुत अच्छा से करवाता था, किसी में भी तुम भी लड़ जाओ, तुम भी लड़ जाओ। देखिए अलाउद्दीन मसुक को किससे मरवा दिया था? नसरुद्दीन शाह से मरवा करके बलवन स्वयं बन गया। अरे बलवन नहीं, पहले नसरुद्दीन बन गया। नसरुद्दीन के मन में ऐसा विचार डाला कि चालीसा दल सही नहीं है, चालीसा दल अपने मन से काम करता है। चालीसा दल ने किस तरीके से रजिया सुल्ताना को मरवा दिया था। चालीसा दल एक, ये चालीसा दल वो, कि चालीसा दल के एक एक इंसान का उल्टा सीधा बात उसके कान में डाल डाल के उसको धीरे धीरे समाप्त करवा दिया। तो चालीसा दल को लाया कौन था? इल्तुतमिश। लेकिन समाप्त कौन किया था? बलवन ने समाप्त किया था। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि बलवन ने इस चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। कहा था नहीं ये चालीसा दल नहीं रहेंगे, हम अपने दिमाग से काम करेंगे, और सारा ये कारोबार संभाल के चलने लगा था। लेकिन उसी के समय जलालुद्दीन आ जाता है, जिसने खिलजी वंश का स्थापना कर देता है। लेकिन जब 86 में ये आ जाता है तो इसके बाद 2 और आते हैं, वो बेवकूफ़ के टाइप रहते हैं, वो भी कुछ नहीं करते हैं, जिनका नाम रहता है कैकुबार और क्यूमर्स। कैकुबार और क्यूमर्स, क्या नाम रहता है? कैकुबार, और नाम रहता है क्यूमर्स। ये 2 आते हैं और ये दोनों का जो समय काल रहता है अब यही 1286 से लेकर के इनका रहता है 1290 तक। ये कोई काम के न रहते हैं। अब इनको बलवन को तो जलालुद्दीन ख़त्म करके अब ये अपना खिलजी वंश का स्थापना कर लेते हैं। और खिलजी वंश का जो समय काल रहता है वो समय काल रहता है 1290 से लेके 1290 में समाप्त हो गया। 1290 से लेके 1320 तक इसका समय काल टोटल चलता है। तो ये था दिल्ली सल्तनत काल में। अच्छा, अब एक चीज़ अभी आपको नहीं बताई थी, दिल्ली सल्तनत काल नाम कैसे पड़ा? मेन तो ये टॉपिक था हमारा, दिल्ली सल्तनत काल नाम कैसे पड़ा था बताई थी अभी आपको। जब इल्तुतमिश ने दिल्ली अपनी राजधानी बनाया था, दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। लाहौर में कौन ले गया था? लाहौर में ऐबक ले गया था। लेकिन अब उसकी राजधानी ला करके कहाँ पे बना दिया गया? इल्तुतमिश ने दिल्ली में बना दिया था। तो दिल्ली में जब बना दिया तो दिल्ली सल्तनत काल तभी से कहलाने लगा था। दिल्ली सल्तनत काल तभी से कहलाने लगा था। आपको समझ में आया? अब आपसे कुछ क्वेश्चन अगर पूछा जाए
तो क्या आप बता सकते हो? अब चालीसा दल कौन लाया था? बताइए ध्यान से, चालीसा दल कौन लाया था? चालीसा दल कौन लाया था? तो चालीसा दल लाने वाला वो व्यक्ति था इल्तुतमिश। चालीसा दल क्या था? तो 40 तुर्क सरदारों का ये ग्रुप था, 40 लोग थे, उसी को कहा जाता था। इक्ता व्यवस्था कौन लाया था? इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश लाया था। टका, सिक्का जो टका है वो कौन चलाया था? तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था। लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लाया था? इल्तुतमिश ने लाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने लाया था। चालीसा दल को खत्म किसने किया था? बलबन ने किया था। चालीसा दल को पूरी तरीके से खत्म बलबन ने किया था। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो ये ऐबक ने बनवाया था। कौन? ऐबक बनवाया था। कुरान खान किसे कहा जाता है? ऐबक को कहा जाता है। ठीक है, लाख वक्स किसे कहा जाता है? ऐबक को कहा जाता है। उसे लाखों का दाता कहा जाता है। अगर मेंस में अच्छे से लिखने को आ जाए एक बार, तो जैसे ही आपको अगर मेंस में भी लिखने को आ जाए, अगर आपको गुलाम वंश के विषय में पूछ दिया, गुलाम वंश के बारे में आपको लिखने के लिए बोल दिया, तो गुलाम वंश के विषय में कैसे लिखोगे? तो गुलाम वंश का जो समय काल है 1206 से लेके 1290 तक के गुलाम वंश का समय काल है। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसके गुरु कौन थे? इसके शासक कौन थे? तो ये मोहम्मद गौरी थे। ये उत्तर भारत में पहला तुर्क शासक कौन है? तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक है। उत्तर भारत में, उत्तर साइड जो भारत है, इधर साइड भारत, तो ये उत्तर भारत में अगर पूछेगा, ये उत्तर भारत का जो है, इस उत्तर भारत में तुर्क शासक पहला कौन आया था? तो ये उत्तर भारत में तुर्क शासक पहला आया हुआ था जिसका नाम था ऐबक। ऐबक, ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, लाहौर राजधानी, दिल्ली का लाहौर राजधानी किसने बनाया था? ऐबक ने लाहौर राजधानी ले गया था, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगाना खेलते हुए, चौगाना खेलते हुए। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? चौगाना खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक क्या लगता था? गौरी का ये एक तरह से इसका गुलाम था, गुलाम। अब बाद में इसका दामाद बन गया था, दामाद। बाद में इसका क्या बन गया था? दामाद बन गया था। इस गौरी की मृत्यु कब होती है? गौरी की मृत्यु अगर पूछे कब होती है, तो 1206 में। तभी गुलाम वंश का स्थापना हो जाता है। गुलाम वंश का स्थापना हो जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन रहता है? तो ऐबक रहता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। अच्छा, लाल वस्त्र, न्याय के लिए लाल वस्त्र कौन लाया था? इल्तुतमिश लाया था, न्याय के लिए लाल वस्त्र। इक्ता व्यवस्था कौन लाया था? इल्तुतमिश लाया था। बख्तियार खिलजी कौन था? ऐबक का सेनापति था। ऐबक के गुरु का नाम बख्तियार काकी था। बख्तियार काकी के गुरु का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में उसकी एंट्री कैसे हुई? जो आकर के अजमेर में बसा था, तो उसको मोहम्मद गौरी लाया था अपने साथ में। मोहम्मद गौरी अपने साथ में लाया था। 1215 में तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? यालदोज और इल्तुतमिश के बीच में ये दोनों युद्ध हुआ था। ठीक है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था?
तो कुतुब मीनार बनवाने वाला ऐबक था, लेकिन कुतुब मीनार बनवाते समय इसकी फिर मृत्यु हो जाती है। 1290 में कुतुब मीनार बना था, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ बच गया होगा तो इल्तुतमिश किया है, लेकिन पूरी तरीके से कहा जाए तो ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। कब बनवाया था? 1190 में कुतुब मीनार को बनवाया था। ठीक है। अब इसके बाद आपको और आगे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पूरी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन जरूरी है आ जाना। पढ़ाई से मतलब नहीं है, पढ़ते ही समय आपको क्वेश्चन का पूरा याद कर लेना चाहिए। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। मेन आपके लिए यही है कि अब अगर आपके पास डाउट रह जाता है तभी आपके लिए दिक्कत होगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे से किसी चीज़ को समझना होगा। देखिए, जैसे पढ़ाया जाता है तो हम लोग ये नहीं समझते हैं कि हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी थोड़ा गलत थोड़ा सही कुछ भी, लेकिन गलत क्या बोलना है, जो चीज़ आता है उसे साफ साफ बताइए। और आप कहीं लंदन से आए हुए व्यक्ति नहीं हो, लंदन वाले भी रहेंगे तो कोई डर नहीं है, कुछ भी देखें, कुछ भी पढ़ना है उनको, कुछ भी उनको समझना है, समझाना है, समझो भाई, लेकिन किसी से डर नहीं। और आप लोग तो भैया यूपी बिहार के हो, जिसके लिए ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। तो ये गुलाम वंश के जितने भी शासक थे, इन शासक के विषय में आप लोग लिख सकते हो। इसने क्या क्या किया था इनके विषय में आप लिख सकते हो। इसने क्या क्या किया था इसके विषय में आप लोग लिख सकते हो। पूरी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि आप अगर गुलाम वंश के विषय में आपको पता चला कि नहीं, तो क्या आप लोग कहोगे कि नहीं चला? गुलाम वंश के विषय में आपको पूरा चीज़ बता दिया गया है, एक एक चीज़। अब इसमें से आपको अगर न समझ में आए तो फिर ये दिक्कत होगी, फिर आपको खिलजी वंश के विषय में पढ़ना होगा। ठीक है। अब आपको खिलजी वंश में कौन कौन वंशज कितने कितने आए थे उनके विषय में पूरा पढ़ना होगा। उसके बाद आपको आधुनिक भारत का इतिहास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको बिहार का जो इतिहास है इसके विषय में आपको पता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको जब बिहार के बारे में आपको अगर पढ़ना होगा तो पूरे बिहार के बारे में कैसे आपको पढ़ना होगा, आपको बिहार का एक मैप बनाना होगा। आप बिहार के मैप को बनाते हुए पूरे आपको समझना होगा। ठीक है। पूरे बिहार का मैप आपको बनाते हुए इस बिहार के मैप को पूरा समझना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस बिहार के मैप को आपको बना करके पूरे जगह को आपको देखना होगा कि कहाँ पे पूर्वी चंपारण है, कहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, कहाँ पे औरंगाबाद है, किससे किससे आकर के वो होते हैं। कुछ भौगोलिक एरिया भी आपको पढ़ना होगा, यहाँ के इतिहास के बारे में पढ़ना होगा, आपके इसके भूगोल के बारे में पढ़ना होगा। पूरी तरीके से आपको यहाँ पे कवर कर लेना होगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आपको यहाँ तक अगर लाल वस्त्र किसने चालू किया था तो आप बता सकते हो ना, कौन? इल्तुतमिश। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं आपको किसके बारे में, खिलजी वंश के विषय में पढ़ाऊँगी, जो 1290 से लेकर 1320 तक उसका समय काल था। इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।